आप निकाल लें पेज नंबर 328। टैक्स पेयर और कमिश्नर कोर्ट जा जाके थक जाते हैं। कमिश्नर अपील के, कोर्ट एपलेट ट्रिब्यूनल के, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के। टैक्स पेयर और कमिश्नर कोर्ट जा जाके हश पपीस के जूते भी घिस जाते हैं कई दफा। टैक्स पेयर और कमिश्नर कोर्ट जा जाके थक जाते हैं। तो टैक्स पेयर चला जाता है किसके पास? एफपीआर के पास। टैक्स पेयर चला जाता है एफपीआर के पास और टैक्स पेयर एफपीआर को कहता है एफपीआर प्लीज एक कमेटी बनाओ। ये मसला जज साहब हल नहीं कर रहे, मैं थक गया हूं। दोबारा बता दें यहां तक। टैक्स पेयर और कमिश्नर अगर कोर्ट जा जाके थक जाएं तो टैक्स पेयर एक ऑल्टरनेट रास्ता चूज करता है और एफबीआर को जाके कहता है क्या बनाओ। एफबीआर क्या बना देता है? जब एफबीआर कमेटी बना देता है तो एफबीआर कमिश्नर को कहता है भाई मैंने कमेटी बना दी है और जज साहब मैंने कमेटी बना दी है। तो इन दोनों को बता दिया जाता है कि मैंने कमेटी बना दी है। इसके बाद कमेटी अपना डिसीजन सुना देती है। क्लियर? तो इस डायग्राम को हम बार बार देखेंगे। पहले आ जाएं आप इधर। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। टीपी विल अप्लाई टू बोर्ड। टीपी किसको एप्लीकेशन देगा जी? बोर्ड को। पहले वाला एरो ज़हन में रखें बस। टीपी ने जो बोर्ड को अप्लाई किया, ऊपर वाला एरो ज़हन में। अगले वाले एरो जहां जहां आएंगे मुझे याद कराते जाइएगा, मैं रेफर करता जाऊंगा। अभी सिर्फ कौन सा एरो? टीपी विल अप्लाई टू बोर्ड। अच्छा जी, आरोता हुआ बंदा में अप्लाई किसको करेगा? बोर्ड को। फॉर अपॉइंटिंग टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स की नेचर तो कई किस्म की हो सकती है। मोटी मोटी ब्रॉड नेचर्स क्या हो सकती हैं डिस्प्यूट की? सबसे बड़ी नेचर टैक्स लाइबिलिटी का कोई मसला है, सबसे बड़ी, या कोई रिफंड आप वापस लेने जा रहे हैं वो अलाउ नहीं हो रहा, एडमिसिबल नहीं हो रहा। या डिस्प्यूट की क्या नेचर हो सकती है? पेनल्टी या इंटरेस्ट आपने माफ कराना है या और कोई और बेनिफिट लेना है आपने। तो कोई भी नेचर हो सकती है डिस्प्यूट की। अगर कोई भी आपका डिस्प्यूट है तो आप क्या करें? हाईलाइट करें मे अप्लाई टू बोर्ड। आप बोर्ड को कह दें यार एक कमेटी बना दो। लेकिन मोहतरम एक शर्त है, आप बोर्ड डायरेक्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जा जाके थक गए हो तो बोर्ड जा सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कमिश्नर अपील एपलेट ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट जाने को तो मैं डायरेक्ट ही बोर्ड के पास जाऊं। कोर्ट जा थक गए हो तो किसके पास जा सकते हैं? बोर्ड के पास। ये सबसे बड़ी शर्त है। द केस शुड ऑलरेडी बी इन लिटिगेशन इन एनी कोर्ट। कोर्ट से क्या मुराद होता है? एपलेट अथॉरिटी। तो बताएं कौन से केसेस लेके जा सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं पेंडिंग हैं? कहां पेंडिंग है? किसी कोर्ट में। अच्छा, एक्सेप्शंस आपको पता है हर जगह होती हैं। तो फॉलोइंग केसेस विल नॉट बी रेफर टू बोर्ड।
ये केसेस बोर्ड की तरफ नहीं जा सकते, यानी बोर्ड इनको लेता ही नहीं। बोर्ड कहता है यार मैं नहीं कमेटी बनाऊंगा, आप जहां जिस जज के पास जा रहे हो वहीं धक्के खाओ। वेयर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैव बीन, क्रिमिनल प्रोसीडिंग होते जेल में डालना है। जब टैक्स पेयर की जेल में डाले जाने की बातें हो रही हैं और ये कहे कि मैं बोर्ड में जा रहा हूं, भाईजान बोर्ड से नहीं जाना, जेल से जाना है, तो ये तो बहुत क्रिटिकल केसेस होते हैं कोई। तो ऐसे केसेस भी कहां नहीं जा सकते, बोर्ड। और अगर कोई टैक्स का मसला है, रिफंड का मसला है और आपको जेल में नहीं डालना, तो फिर आप चले जाए बोर्ड में। ये आइडेंटिकल केसेस की खबरों में आजकल बड़ी खबर चल रही थी, आइडेंटिकल केसेस। सारी शुगर मिल वालों को पकड़ लिया, सारी शुगर मिलों को, तो सबका आइडेंटिकल केस ही था ना कि चीनी क्यों महंगी हो गई, तो सारी शुगर मिलों वालों को इकट्ठा ही पकड़ लिया था। और बल्कि हुकूमत के बंदे ऑडिट कर रहे थे जाके शुगर मिलों का, तो वहां से चीजें पकड़े थे, आइडेंटिकल केसेस। अब आइडेंटिकल केसेस में जरा बात मेरी गौर से सुनिएगा। अब 4-5 शुगर मिले हैं, उनका आइडेंटिकल केस चल रहे हैं मुल्की लेवल पे। उनमें से एक शकरगंज है, एक का नाम है शकरगंज शुगर्स। वो बीच में से निकल के कहें मैं जरा एडीआरसी के पास जा रहा हूं, तो इसकी कोई तुक नहीं बनती। ओवरऑल मुल्की लेवल पे सबका आइडेंटिकल केस चल रहा है, सबका फैसला कोर्ट ही सुनाएगा। एक बंदा बीच में से निकल के अगर अलग से एडीआरसी से कोई फैसला कराएगा, उसका क्या फायदा होगा। तो आइडेंटिकल केस काफी लोगों के चल रहे हो, तो फिर एक बंदा बीच में से निकल के नहीं जा सकता एडीआरसी के पास। और फड्डा किस नेचर का था जी, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का फड्डा होगा या क्वेश्चन ऑफ लॉ का, शायद क्वेश्चन ऑफ लॉ का फड्डा हो कोई। और इसकी इंटरप्रिटेशन आपकी नजर में कुछ और हो, लॉ मेकर की नजर में कुछ और हो, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ में कोई भी फड्डा पड़ जाए और आइडेंटिकल केस हो, तो लिख लें सारी शुगर मिलों में से एक शुगर मिल वाला बोर्ड नहीं जा सकता, क्योंकि सबका कौन से केस चल रहे हैं, आइडेंटिकल केस चल रहा है। जब कोर्ट में होगा तो ये बात इंप्लाइड है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। नहीं हो सकता है एपलेट ट्रिब्यूनल में हो भी, कोर्ट तो एपलेट ट्रिब्यूनल भी कोर्ट है। चलें जी, ये एरो मैं टिक करता हूं, ये एरो मेरा मुकम्मल हुआ। अब मैं आपको कौन सा एरो समझाने लगा हूं, देखिएगा देखिएगा। एफबीआर कमेटी बनाएगा। अब मैं कौन सा एरो समझाने लगा हूं, बोर्ड विल अपॉइंट अ कमेटी इन 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन दें, 60 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह बोर्ड एक कमेटी बनाएगा। कमेटी में सुन लें कौन होगा। कमेटी में एक चीफ कमिश्नर होगा, कमिश्नर नहीं होगा, वो तो वो टैक्स पेयर के साथ लड़ाइयां करता है। कमिश्नर चीफ कमिश्नर होगा एक, और दूसरा फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीए या किसी मशहूर बिजनेसमैन। इन 3-4 लोगों में से कोई 2 लोग चुन लें, तो 3 बंदे असल में कमेटी में बैठेंगे। कौन कौन, एक तो बंदा पक्का होगा, उसका नाम होगा चीफ कमिश्नर, जो उस इलाके के अंदर होगा, जुरिस्डिक्शन। दूसरा चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या कोई वकील। इन सब का तजर्बा होना चाहिए 10 साल या उससे ज्यादा, और या कोई रिप्यूटेबल बिजनेसमैन। इनमें से 2 बंदे चुन लें, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ले लें, एक बिजनेसमैन ले लें, बस ठीक है। इन चारों में से कुछ 2 बंदे चुन लें। 2 बंदे यहां से आ गए, एक चीफ कमिश्नर हो गया, 3 बंदों की कमेटी बनेगी, वो बैठ के केस सुन लेगी। ओके, ये भी एरो हमारा मुकम्मल हो गया। अब ये वाला एरो, एफबीआर कमिश्नर को भी बता देगा मोहतरम कमेटी बन गई है। एफबीआर कोर्ट को भी बता देगा कोर्ट कमेटी बन गई है।
पढ़ें जी, कम्युनिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। द बोर्ड शैल बता ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ 2 and 2 कोर्ट। तरतीब से चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, चीजें उम्मीद है आपको याद भी हो रही हैं साथ साथ, लेकिन अभी बैठ के याद करेंगे भी, क्योंकि शाम को जाके तो आपको टाइम नहीं मिलना आज घर जाके, अभी ही याद करेंगे। डिसीजन, डिसीजन किसका? कमेटी का। तरतीब से चलें, क्या क्या स्टेप्स हमने किए थे? नंबर 1, टैक्स पेयर विल अप्लाई टू बोर्ड, बोर्ड विल अपॉइंट अ, board will inform commissioner and court that committee is appointed, committee will decide the case, committee अब केस डिसाइड करेगी। पैनल, वही पैनल कमेटी बोर्ड बनाएगा। अच्छा, अब ये ना, ये एक सेट है, ये एक सेट है और ये एक सेट है, तो ये 3 सेट हैं अलग अलग। तो फिलहाल मैं 4 और 5 पढ़ता हूं। अब चलें जी, किसका फैसला आ गया भाई? कमेटी का। बस कमेटी ने 120 दिन में फैसला सुनाना है। द कमेटी शैल एग्जामिन द इशू, शैल कंडक्ट इंक्वायरी, शैल सीक एक्सपर्ट ओपिनियन, शैल कंडक्ट ऑडिट एंड शैल डिसाइड द डिस्प्यूट in 120 days of its appointment। लेकिन इन 120 दिनों में एक छूट है कि इन 120 दिनों में आपने टैक्स जमा नहीं कराना। एक छूट है, वो बात आपको पता है कनेक्टेड होती है जहां भी होती है, स्टे ऑफ रिकवरी। तो द कमेटी में स्टे टैक्स रिकवरी विद इन अर्लियर ऑफ 120 डेज, ये वाले 120 दिन तक आप टैक्स जमा ना कराएं, या अगर खुदा ना खास्ता कमेटी का बीच में फैसला आ जाए पहले ही, तो फर्ज करें 1 जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल के एंड तक ही तकरीबन 120 दिन पूरे होंगे ना, तो 1 जनवरी से अप्रैल तक कमेटी ने फैसला सुनाना था, लेकिन कमेटी ने फरवरी में ही फैसला सुना दिया। अब आप 120 दिन तक टैक्स जमा ना कराएं या अर्लियर इवेंट डिसीजन होगा? अब आपको डिसीजन आते ही क्या जमा करवाना पड़ेगा? टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और अगर 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 कमेटी ही डिसॉल्व हो जाए, और कमेटी के ये मेरे बस का काम नहीं है, हमें तो ये केस समझ नहीं आ रहा, तो फिर 120 दिन से पहले अगर कमेटी डिसॉल्व हो जाए तो फिर आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। फिर कोई छूट नहीं है आपको। तो बता दें जी, टैक्स जमा कराने के अंदर क्या रूल है? अर्लियर ऑफ 120 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, या विद इन विद इन द डे या बाय द डे व्हेन द डिसीजन ऑफ कमेटी इज रिसीव्ड। और अगर डिसीजन नहीं आया इसका, तो हो सकता है बीच में कमेटी फरवरी मार्च में ही कह दे हमें नहीं समझ आ रहा ये केस, आप उस कोर्ट में जाओ, तो फिर भी आपको इमीडिएटली टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अगला सवाल यह है कि कमेटी का फैसला कमिश्नर पे बाइंडिंग है? जी बिल्कुल, कमेटी का फैसला कमिश्नर पे बाइंडिंग है। इसमें 2 काम कर लें, बस 2 काम कर लें तो कमेटी का फैसला किस पे बाइंडिंग है? अब कमिश्नर भी चुप कर जाए, बस ठीक है यार, खत्म करो केस को, मामला। कमेटी का फैसला 2 सूरतों में कमिश्नर पे बाइंडिंग है। 2 सूरतों में नहीं, बल्कि 2 स्टेप्स अगर फॉलो हो जाएं तो बाइंडिंग है। वो 2 स्टेप्स क्या हैं? जैसे ही कमेटी का फैसला है, टैक्स पर भागा भागा जाए और कोर्ट जाके जैसे ही कमेटी का फैसला है, टैक्स पेयर भागा भागा कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके अपनी अपील खींच ले वापस।
अपील अपनी वापस खींच ले कि भाई अपील में अपनी वापस खींचता हूं क्योंकि मेरा फैसला क्या हो गया, डिसाइड हो गया, मेरा केस डिसाइड हो गया। जाके अपील वापस खींचे और ये अपील का वापस खींचना कमिश्नर को जाके कम्युनिकेट कर दे, मोहतरम ये मैंने अपील अपनी वापस खींच लिया है, हमारा मामला खत्म हुआ। अगर ये दो काम आप कर लें तो कमिश्नर के ऊपर ये फैसला बाइंडिंग है। अब कमिश्नर क्योंकि एफबीआर का एम्प्लॉई है, बस एफबीआर ने डिसाइड कर दिया ना केस, तो अब कमिश्नर के ऊपर ये फैसला बाइंडिंग है, कमिश्नर को इसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो दोबारा जरा बता दें बात, क्या नहीं, पहले सवाल क्या था, क्या कमेटी का फैसला कमिश्नर पर बाइंडिंग है? इसके लिए टैक्स पेयर को दो काम करने पड़ेंगे। फैसला आने के बाद टैक्स पेयर कहां जाएगा, कोर्ट से अपनी अपील को विड्रॉ करेगा और कमेटी के फैसले के 60 दिनों के अंदर अंदर कमिश्नर को बता देगा कि मैंने अपील विड्रॉ कर ली है। ये एक नया लफ्ज़ मैंने बोला है। और कमेटी के फैसले के 60 दिनों के अंदर अंदर कमिश्नर को बता देगा मोहतरम मैंने अपील विड्रॉ कर ली है। पढ़ लें, ये जरा मजे की लाइन है, इसको शौक से पढ़ना है। सवाल पढ़ें, कमेटी ऑर्डर द डिसीजन ऑफ कमेटी, कमेटी का वो जो एफबीआर ने बनाई थी, shall be binding on if taxpayer has withdrawn the appeal from the court and has, and TP लिख लें, TP has communicated and TP has order of withdrawal, खींचने का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ विड्रॉल टू कमिश्नर को उसने बता दिया। कितने दिनों में? 60 डेज ऑफ डिसीजन बाय कमेटी। नहीं, जब ईडीआरसी में आप ले जाते हैं फिर कोर्ट में चलना खत्म हो जाता है, बस कोर्ट फिर पॉज कर देता है उसको, फिर वहां जाके आपने सिर्फ अपील विड्रॉ ही करनी होती है। और अगर कमेटी फैसला ना सुना सके तो फिर मैं देखता हूं कोर्ट के फैसले के। यानी कि अब तो केस डिसाइड हो गया ना, बस टैक्स पेयर अब टैक्स पेमेंट करेगा। पहले मुझे ये पढ़ने दें फिर आप कसवा लेता हूं। टैक्स पेमेंट, द एग्रीव्ड पर्सन में मेक द मे पे टैक्स। क्यों? अब तो खत्म हो गया ना, बस आपने अपील भी विड्रॉ कर ली, सब खत्म हो गया। जो भी एडीआरसी ने डिसाइड किया है, असल में एडीआरसी वाले जो है ना बीच में सेटलमेंट करा देते हैं। थोड़ा सा टैक्स पेयर को कहते हैं यार तू पैसे दे दे, थोड़ा कमिश्नर को कहते हैं तू नीचे आ जा, बस काम मुकाओ यार, खत्म करो। तो जो भी फिर टैक्स वगैरह थोड़ा बहुत बनेगा वो आप जमा करवाएं। द एग्रीड पर्सन मे पे टैक्स एज डिसाइडेड बाय committee and all previous decisions, all previous orders against TP shall stand change। अब पुराने सारे फैसले आपके खिलाफ बदल दिए गए हैं, उनकी टेंशन आप ना लो, सिर्फ किसका फैसला ऊपर आ गया है? कमेटी का। जी अब आप पूछें क्या? नहीं, हाई कोर्ट में जा जाके थक गया है और फैसला नहीं आ रहा तो ये डीआरसी के पास जा सकता है। सिमिलरली हाई कोर्ट का फैसला आ गया और ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट जा थक गया है तो एडीआरसी जा सकता है। नहीं, नेवर। ओके, शर्त के एडीआरसी जाने की हजरात, द केस शुड ऑलरेडी बी इन लिटिगेशन इन एनी कोर्ट। किसी कोर्ट में लिटिगेशन में केस होना चाहिए। फिर आप कहां जा सकते हैं? एफबीआर के पास। 7, 8, 9 कुछ भी नहीं है। अगर कमेटी हाथ खड़े कर दे, क्या मतलब बता दें यार, ये
हमारे से नहीं डिसाइड हो रहा, हमें नहीं वारा खा रहा, ये हमें समझ नहीं आ रही क्या चीजें हैं, जज को समझ नहीं आ रही थी, हमें कहां से समझ आनी है। तो बट ठीक है, इफ कमेटी डज नॉट डिसाइड द केस विद इन 120 days, तो बोर्ड शेल फेंको फाड़ो डिसॉल्व द कमेटी एंड मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द रेलेवेंट। जाओ उसी कोर्ट में जाओ फिर जहां से आए थे तुम लोग, अब कमेटी ने तो कोई हल नहीं दिया। अच्छा, अब अगेन छोटा सा एक काम करना पड़ेगा, वही काम बोर्ड कमिश्नर को भी बता देगा और कोर्ट को भी बता देगा। क्या कि हमने तुम्हें पहले एक दफा बताया था कि कमेटी बनाई है, तो आज हम तुम्हें बता रहे हैं कि कमेटी खत्म हो गई। द डेसोल्यूशन ऑर्डर shall be communicated by board to the courts या appellate authority जिसको कहते हैं and कमिश्नर। और यहां थोड़ी सी आपने रिस्पेक्ट देनी है कोर्ट को। हालांकि कोर्ट को पता चल गया है कि डिसॉल्व हो गई है कमेटी, लेकिन टैक्स पेयर ने भी एक दफा हाजिरी देनी है इस दरबार पे। टैक्स पेयर हाजिरी देने आएगा, मोहतरम वो मैंने बताना था कि ना वो कमेटी डिसॉल्व हो गई है। टैक्स पेयर की भी एक दफा हाजिरी जरूर लगवानी है आपने। इसको कहते हैं कोर्ट को रिस्पेक्ट देना। द डेसोल्यूशन ऑर्डर शैल बी कम्युनिकेटेड बाय एग्रीड पर्सन टू द कोर्ट। कमिश्नर ने यहां लिखा हुआ टू द कोर्ट, एग्रीड बंदा भी एक दफा जरा कोर्ट में जाके बता दे कि यार वो कमेटी फारग हो गई है। अच्छा, अब ये ऊपर जो सीए वगैरह हैं और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, 120 दिन इनके पास थे फैसला सुनाने के लिए, तो 120 दिनों में इन्होंने को 15-20 दिन तो अच्छी तरह बैठ के लगाए ही होंगे ना। 120 दिन का मतलब ये होता है ना, इनके अपने भी काम है, अपने भी कारोबार हैं, उनमें से कोई 15-20 दिन इन्होंने बैठ के लगाए होंगे, तो इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्संस इन पैनल। अब आपने आंखें फाड़ के नहीं देखना कि तनख्वाह कितनी है, नहीं दी हुई यहां। द बोर्ड विल प्रेस्क्राइब रिम्यूनरेशन, तो बोर्ड बता देगा कितनी रिम्यूनरेशन है फॉर मेंबर्स ऑफ कमेटी अदर देन वो ए वाला बंदा, इसको काट देते हैं ना, अदर देन चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर को तनख्वाह नहीं मिलेगी क्योंकि वो तो एफबीआर का एम्प्लॉई है। अदर देन चीफ। अच्छा चलें जी, एक दफा जरा आप पहले ना ब्रॉड हेडिंग्स बता दें। ये इसको अप्लाई करेगा, ये अपॉइंट करेगा, इन दोनों को इन्फॉर्म करेगा, कमेटी देगी फैसला, और इसके साथ एक चीज कनेक्टेड थी, टैक्स रिकवरी। उसके बाद 2 लाइनें और थी, वो थी कमिश्नर के ऊपर फैसला बाइंडिंग है या नहीं, और साथ आपने अब टैक्स जमा करा देना क्योंकि फैसला आ गया है। कमिश्नर के ऊपर फैसला बाइंडिंग है या नहीं, और साथ आपने टैक्स जमा करा देना है। उसके बाद 2 लाइनें और थी नीचे, वो 2 लाइनें थी डेसोल्यूशन ऑर्डर। डिसॉल्व कर देगा बोर्ड कमेटी 120 दिनों में अगर ना फैसला सुना पाए, और डेसोल्यूशन ऑर्डर अगेन कम्युनिकेट होना है। चलें दोबारा बताएं सारा। टैक्स पेयर अप्लाई करेगा, एफबीआर अपॉइंट करेगा, इन्फॉर्म करेगा, कमेटी फैसला सुनाएगी। इसके साथ एक बात जुड़ी हुई थी टैक्स रिकवरी वाली। अच्छा, 2 बातें और थी साथ ही। कमिश्नर के पास ये क्या, ये फैसला बाइंडिंग है? जी हाँ बाइंडिंग है, तो आप फिर टैक्स पे कर दे। और अगर खुदा ना खास्ता कमेटी फैसला ना सुना पाई तो डिसॉल्व हो जाएगी। चलें अब इंग्लिश याद करें। अच्छा, इंग्लिश में आपने ये लेफ्ट साइड वाला याद नहीं करना, ये मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है। लॉ में सिर्फ ये है, ठीक है? तो ये डब्बे आपने टिक करने हैं। लेफ्ट
साइड वाली सिर्फ हेडिंग्स हैं, पेपर में इस तरह नहीं लिख के आनी। पेपर्स में आपने सिर्फ जो है वो राइट साइड वाला स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के आना है। बताएं जी। एन एग्रीड पर्सन, एन एग्रीड पर्सन, आगे उर्दू में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इंग्लिश में आपने जवाब देना है। एग्रीड पर्सन किसको क्या रिक्वेस्ट करेगा? मे अप्लाई टू बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमेटी। कितने इश्यूज के बारे में? 3 इश्यूज के बारे में। टैक्स लाइबिलिटी का है, पेनल्टी माफ कराने के, या और कोई फायदा लेना है। नेक्स्ट, ये तब जा सकते हैं आप बोर्ड के पास जब ऑलरेडी किसी कोर्ट में केस पेंडिंग है। 2 केसेस कोर्ट में नहीं जा सकते, क्रिमिनल वाले और आइडेंटिकल केसेस, क्रिमिनल वाले और आइडेंटिकल केसेस। नेक्स्ट, बोर्ड 60 दिनों में कमेटी बनाएगा, एक उसमें चीफ कमिश्नर होगा, बाकी 3-4 लोगों के पैनल में से 2 बंदे होंगे। ये बात तो इंग्लिश में आप लिख लेंगे, ये बात भी आप इंग्लिश में लिख लेंगे कि 120 दिन में कमेटी फैसला सुनाएगी। ये जरा याद कर लें। द कमेटी रिकवरी, आगे जरा खुद सोच लें, विद इन अर्लियर ऑफ 120 डेज इन टोटल और टिल द डेट इट इज डिसाइडेड, और अगर डिसाइड नहीं कर पा रही तो रेजोल्यूशन जल्दी हो जाए तो फिर तब कर दें। अच्छा, ये भी जरा इंग्लिश याद करें। द डिसीजन ऑफ कमेटी शैल बी बाइंडिंग ऑन कमिश्नर, अगर 2 शर्तें पूरी हो जाएं। नंबर 1, एग्रीड पर्सन जाएगा कोर्ट में और अपील अपनी, और विड्रॉल ऑर्डर किसको आके कम्युनिकेट करेगा? विद इन 60 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ कमेटी का डिसीजन, और टैक्स पेमेंट्स फिर अकॉर्डिंगली कर देगा। अगली बातें आसान थी। अच्छा, द बोर्ड विल मेक रूल्स फॉर दिस सेक्शन। बोर्ड इस सेक्शन के लिए बनाएगा रूल्स, और शुक्र है बोर्ड रूल्स बना चुका है। बोर्ड इस सेक्शन के लिए रूल्स बना चुके हैं। रूल्स क्या होते हैं यार? रूल्स कुछ भी नहीं होते, प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो पेपर में ये 2 जो मैंने हाईलाइट किए हैं, अगर इनमें से कोई आया तो फिर आपने ये लिख के आना है। यानी ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सवाल बन सकता है। तो इसके बारे में कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं, वो सुन लें क्या है। जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं उतना कीजिएगा, बाकी बेशक याद ना करें। प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कमेटी, कमेटी कहां बैठेगी, कौन से दफ्तर में। डेट एंड टाइम फॉर कंडक्टिंग प्रोसीडिंग्स, और डेट एंड टाइम क्या होगा उसका, प्रोसीडिंग कंडक्ट करने का। अच्छा जी, नेक्स्ट, सुपरवाइज कौन करेगा प्रोसीडिंग को? ऑब्वियसली वो उसी को कहेंगे, चीफ कमिश्नर को ही वैसे मेरे ख्याल से। नोटिसेस कौन इशू करेगा? रेलिवेंट रिकॉर्ड्स मंगवाए जाएंगे, और इंश्योर किया जाएगा कि टैक्स पेयर खुद आए। और इन द एंड बोर्ड अपनी सारी चीजें कंसोलिडेट करके, सॉरी कमेटी अपनी सारी चीजें कंसोलिडेट करके किसे भेज देगी? बोर्ड को। तो ये खुदा ना खास्ता अगर सवाल आ गया रूल्स या प्रोसीजर टू बी फॉलोड, फिर आप लिखेंगे। अगर आप कोर्ट में केस करने जा रहे हैं तो किसने साबित करना है कि आप सही हैं? हमने खुद ही साबित करना है कि हम सही हैं। केसेस कितने किस्म के होते हैं, किसी को याद हो? या आप जा रहे होंगे 20 से 32 वाले के पास कि 20 से 32 पे चले जाओ, मैं इसको नहीं मानता। या आप कोर्ट में जा रहे होंगे, आपको नॉन रेजिडेंट का बोलें, नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया है। इन 2 सूरतों में आप किसके पास जा रहे होंगे? कोर्ट के पास। अच्छा जी, इफ अ टैक्स पेयर फाइल्स एन अपील, इट
इट इज द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर, और बात ही खत्म हो गई। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? साबित करना कि आप सही हैं। तो इफ taxpayer files an appeal, it is the liability of taxpayer to prove that assessment order 20 से 32 वाला याद करें, that assessment order does not correctly reflect the tax। assessment order में जो टैक्स है वो सही नहीं है मेरा। हाँ, जो मैंने रिटर्न जमा कराई थी 20 वाली वो सही था, और अगर आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करा दे दिया है तो आप कोर्ट में जाके साबित करें डिसीजन इज एरोनियस, डिसीजन गलत लिया इन्होंने। बस ठीक है यार, ये अब थ्योरी काफी हो गई है। सेक्शन 124 इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये अगले सफे पे हैं 2-4 लाइनें, ये पढ़ लें बस, ताकि हम जरा मेंटली फ्रेश हो जाएंगे। कल बस एक ही सेक्शन पढ़ना है, 124 थ्योरी के एतबार से। आज की दूसरी क्लास में गार्डन टाउन में 3:35 पे शुरू होगी, तो इंशाल्लाह 5 बजे से पहले ही ख़त्म कर लेंगे। और गुलबर्ग में अगर किसी ने आना है तो 2 बजे से लेके 3:25 तक। और आज की क्लास में हम करेंगे क्या, न्यूमेरिकल करेंगे लॉसेस का, बाकी पास पेपर कर लेंगे चैप्टर 15 के। और हाँ बस ठीक है, ओके, इस चैप्टर के पास पेपर कर लेंगे। सेक्शन 124A, पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। बोले, टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। उर्दू में निकाल लें इसे, पहले वो पढ़ लेते, अगले से अगला सफा। एक डायग्राम मैंने दूसरी क्लास में नोट की थी। 2010 हमारा साल है, 11 में हमने क्या जमा करवाई, 30/9/10 को करवाते हैं ना जमा, तो 11 में हमने रिटर्न जमा करवाई। 12 में हमारा क्या शुरू हुआ, ऑडिट। हम जल्दी जल्दी कमिश्नर अपील के पास चले गए, उसने जल्दी जल्दी फैसला सुना दिया। हम जल्दी जल्दी अपील ट्रिब्यूनल के पास चले गए, उसने अपना फैसला सुना दिया जल्दी जल्दी। और हम जल्दी जल्दी हाई कोर्ट पहुंच गए, हमने हाई कोर्ट में अपील कर दी। जल्दी भी हो जाती हैं चीजें। हाई कोर्ट ने क्या सुना दी जी, हाई कोर्ट में हमने अपील कर दी, हाई कोर्ट का फैसला आ गया किसके फेवर में, टैक्स पेयर की फेवर में। अच्छा, इशू क्या है वो सुन लें। जिसका फैसला आया है वो इशू मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं। इशू ये था कि जो बिजनेसमैन है ना, उसके बिजनेस की नेचर ऐसी है कि उसमें कुछ स्टॉक है जो गल सड़ जाता है और जाया हो जाता है। तो बिजनेसमैन पता है क्या करता था, उसको डाल देता था एक्सपेंसेस में। उसकी बिजनेस की नेचर ऐसी थी, चीजें बड़ी जल्दी एक्सपायर हो जाती थी, तो अब वो एक्सपायर चीजें बेचता नहीं था, कस्टमर को सारी फारिग कर देता था। अब वो ये डाल देता था खर्चे में। कमिश्नर ऐसे ही उसे तंग करता था, यार ये तू सही नहीं करता, ये मेरे ख्याल से खर्चा नहीं है। तो बात कोर्ट तक पहुंच गई, कमिश्नर अपील के पास गई, इसके बाद अपील ट्रिब्यूनल के पास गई। फाइनली हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, यार टैक्स पेयर सही कह रहे, ये खर्चा अलाउड है, बिजनेस का नॉर्मल सा खर्चा अलाउ है, इसको करने दो। अच्छा, अब ये जो बिजनेस की नेचर होती है ना, तो उसमें वो इशू फिर 1 साल के लिए नहीं आता, ये इशू फिर अगले साल भी आएगा, उससे अगले साल भी आएगा। अब कमिश्नर को पता है क्या दिल में आ रहा होता है कि इंशाल्लाह 13 में भी इसको साल खत्म होने दो, इसी इशू पे पकड़ूंगा, 14 में भी इसको इसी इशू पे पकड़ूंगा। क्यों पकड़ूंगा? हमने कहा यार कमिश्नर, हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया हमारे हक में, फड्डा 2010 का था, मसला कौन सा था, वही मसला था ना,
तो वो मसला जब उसने हल कर दिया है तो इस मसले पे तो मुझे बार बार तंग ना करो ना। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट आपके हक में फैसला सुना के फ्री हो जाता है। कमिश्नर को छेड़ाछाड़ी वाली आदत बरकरार रहती है, वो 13 के बाद फिर दोबारा आ जाता है, यार कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूं, ये तुझे बता दूं, सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह डिसाइड करेगा क्या है, लेकिन मुझे आप छेड़ने दे तू हर साल अपने आप को। 13 में भी कहता है ये खर्चा नॉट अलाउड है, 14 में भी जब आप वो गला सड़ा स्टॉक फेंकते हैं कहते हैं नॉट अलाउड है, फिर 15 में भी जब गला सड़ा स्टॉक फेंकते हैं वो कहते हैं नॉट अलाउड है, 16 में भी आपको तंग करते हैं नॉट अलाउड है, हालांकि हाई कोर्ट ने क्या कह दिया है, अलाउड है। और पता नहीं चलते चलते पाकिस्तान में फैसला तो शायद 2022 में आए सुप्रीम कोर्ट का, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आए। तो अब हर साल कमिश्नर तंग करते थे टैक्स पेयर को, तो लॉ मेकर ने कहा यार ना कर, छोड़ दे। जब हाई कोर्ट ने कह दिया टैक्स पेयर सही कह रहा है तो तू क्यों इसको तंग कर रहा है, तू इसको तंग ना कर, तो ऐसे ही पड़ा डाला हुआ परेशान कर रहा है। तो लॉ मेकर सख्ती से मना कर रहा है कमिश्नर को, हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ना तुझे तंग करने की इजाजत नहीं है ऐसे, सेम इशू पे, सेम इशू पे। अगर हाई कोर्ट किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ का फैसला सुना दे और फैसला टैक्स पेयर के, तो कमिश्नर को चाहिए सेम इशू पर टैक्स पेयर को बाकी सालों के लिए तंग ना करे। सेम इशू सेम है, बाकी इश्यूज में तंग कर सकते हैं लेकिन सेम इशू पे फटा ना डाले जो डिसाइड कर दिया कोर्ट ने। यानी कि जैसे यार ये हो कि इधर से कोई बच्चा एंटर हो और सिगरेट पकड़ के एंटर हो रहा हो और खुदा ना खासे से बात कर रहा हूं और प्रिंसिपल साहब तक केस पहुंच जाए और प्रिंसिपल साहब तक केस, चलो वाइस प्रिंसिपल तक केस पहुंच जाए और वाइस प्रिंसिपल साहब से ये कहते हैं यार खैर है कोई मसला नहीं, मिसाल दे रहा हूं, खैर है कोई मसला नहीं, तो अब अगला बच्चा कॉन्फिडेंस से एंटर होगा ना, हालांकि बात प्रिंसिपल तक अभी जानी है लेकिन अगला बच्चा कहेगा जब तक वाइस प्रिंसिपल का फैसला है उस पर तो मानो ना। तो यही लॉ मेकर कह रहा है यार हाई कोर्ट ने कह दिया मान जा यार, ठंडा हो जा, क्या हो गया, क्यों तंग कर रहा है इसको, इसको तंग मत कर। आई होप मिसाल समझ आ गई होगी। अगर हाई कोर्ट किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ का फैसला सुना दे और फैसला टैक्स पेयर के, तो कमिश्नर को चाहिए कि सेम इश्यू पर टैक्स पेयर को बाकी सालों के लिए तंग ना करे। ख्वा कमिश्नर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आगे सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों ना जा रहा हो, उस साल के बारे में आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, 2010 का फड्डा अभी तक कायम है, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर, कोई मसला नहीं, लेकिन आप बाकी सालों में छेड़ाछाड़ी ना करें इसके साथ। और ड्रॉप सीन भी तो हो सकता है। ड्रॉप सीन क्या हो सकता है, बता दें 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बोले ड्रॉप सीन मैंने लफ्ज बोला है, फेवर में, किसकी फेवर में, कमिश्नर की फेवर में। किसकी फेवर में आ गया फैसला, कमिश्नर की फेवर में आ गया। अब कमिश्नर हो जाएगा चौड़ा और कमिश्नर चौड़ा होके कहेगा हाँ भाई आजा हुण आजा, एक लफ्ज हमने पढ़ा था ऊपर मॉडिफाई। अब कमिश्नर सारे पुराने साल उठाएगा इसके और जहां जहां रुका हुआ था कैमरे में देखा जाएगा कौन कौन अब सिगरेट पकड़ के एंटर हुआ था, तो कमिश्नर पुराने सारे साल उठाएगा और उठा के सारे सालों में उस खर्चे को किस में डाल देगा, नॉट अलाउड में डाल देगा। और अब जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी। अब टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता कि 2013 था तो 14, 15, 16, 17, 18 5 साल मेरे पूरे हो गए थे, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट नहीं की जा सकती। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इसका नाम अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट नहीं रखना, इसका नाम रखना है मॉडिफिकेशन ऑफ असेसमेंट। तो कमिश्नर आपके सारे सालों को उठा के रिवाइज कर देगा, अमेंड कर देगा या मॉडिफाई कर देगा। मॉडिफाई लफ्ज उसने इसलिए रखा कि इस सिनेरियो के लिए जरा लफ्ज कोई नया और खास होना चाहिए था, पुराना जैसा लफ्ज नहीं होना चाहिए था। तो सारे सालों को उठा के बदल देगा। पढ़े, हाँ
बोले? अगर बाद में ज्यूम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कमिश्नर के, तो कमिश्नर आप पिछले सारे सालों को उठाकर करें। आप ये सारे, ये है, इस ये को काट दें, ये थोड़ा सा खींचें, पिछले सारे सालों को उठाकर बदल दें। बदल की इंग्लिश लिख लें मॉडिफाई, रिवाइज नहीं। पिछले सारे सालों को उठा के मॉडिफाई कर दे और हर साल में टैक्स पेयर की इनकम अब 122(2) और 122(4) वाली लिमिट्स नहीं लगेंगी। अब टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता कि 5 साल गुजर गए हैं, 2013 को तो 5 साल गुजर गए हैं, 22 में मुझे मत छेड़ो। हालांकि 9 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी छेड़ा जाएगा आपको। नोट करने तो कर लें आपकी। ये देख लें, ऑडिट शुरू है, हाई कोर्ट में आपने अपील की है, हाई कोर्ट का फैसला आ गया। में भी आता है तो वो रिफंड तो वो देते ही हैं, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था कि अगर वो इजाजत मांग ले तो हाँ रिफंड तो मिलता नहीं है, लेकिन आगे वाले सालों को फिर वो ये इजाजत देता है कि वो आगे ना छेड़ सके। हाँ, ये पावर दे रहे हैं, ये पावर तो लॉ मेकर दे रहे हैं उसको। तो वो रिफंड तो 2010 का था ना, हम बाकी सालों की बात कर रहे हैं। कहाँ पे? हाँ, फेडरल बोर्ड का। ओके, अच्छा, ये कोर्ट के ऑर्डर को क्या कहते हैं? एपलेट ऑर्डर। बोले? एपलेट ऑर्डर। और अब जब कमिश्नर पिछले सारे सालों को बदलेगा उसे क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन ऑर्डर। कमिश्नर जो सारे सालों को बदलेगा उसे क्या कहेंगे? मॉडिफाई कर देगा सारे सालों को। और कोर्ट के फैसले का वैसे क्या नाम होता है? बोले? एपलेट ऑर्डर। कोर्ट के फैसले का नाम होता है एपलेट ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर। पावर ऑफ कमिश्नर लिखे ना, टैक्स अथॉरिटीज, पावर ऑफ कमिश्नर। अब कमिश्नर इसको पकड़ेगा और पकड़ के पिछले सारे साल इसके उठा के बदल देगा। पावर ऑफ कमिश्नर टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। ऑर्डर से मुराद असेसमेंट ऑर्डर्स लिखें। पिछले सारे सालों के अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर बदल देगा। अच्छा, एक बात इसमें सुन लें यार, ये भी तो हो सकता है ना। देखें इधर, ये तो मिसाल दी थी सिर्फ, ऐसे भी तो हो सकता है कि यहां एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला आया हो टैक्स पेयर के हक में, और फिर यहां हाई कोर्ट का फैसला आ गया हो कमिश्नर की फेवर में। कुछ भी हो सकता है। वो तो हमने 2 एपलेट अथॉरिटीज मिसाल के तौर पे ली थी। इधर मैं एपलेट ट्रिब्यूनल भी लिख सकता हूं और इधर हाई कोर्ट भी लिख सकता हूं। Where a question of law has been decided by High Court, हमारी मिसाल में तो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था। Where a question of law has been, और एपलेट ट्रिब्यूनल को ब्रैकेट में ले लें। Where a question of law has been decided by हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कमिश्नर, ठंडा हो जाए यार, वाइस प्रिंसिपल साहब ने लॉ कर दिया, ठंडा हो जाए, कोई मसला नहीं। Where a question of law has been decided by High Court, the commissioner may, आगे बताएं, the commissioner may follow this decision। कमिश्नर फॉलो कर लो। ये लॉ मेकर जब मे कह रहा होता है ना, तो फिर हुक्म ही दे रहा होता है असल में। द कमिश्नर शैल फॉलो दिस डिसीजन फॉर द सेम टैक्स पेयर फॉर अदर ईयर्स पेंडिंग। अदर ईयर्स
है कौन से पेंडिंग है? अदर ईयर्स उसके सामने जो हैं वो पेंडिंग है 13, 14, 15, 16, जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। May follow the said decision for the same taxpayer for other years pending, even if the commissioner is going in an appeal against the order। इस बात को भी आप ब्रैकेट में ले सकते हैं, चाहे वो आगे अपील करने जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असूल क्या है जो मेन आपने हाईलाइट करना है? बात मानो, बस। किसकी बात मानो? कोर्ट की बात मान लो। फॉलो दिस डिसीजन, कमिश्नर यू शुड फॉलो दिस। उसे तंग ना करो, बस मत छेड़ो उसे। लेकिन ये तो उल्टा सीन हो गया आगे। इसका मतलब कमिश्नर साहब सही छेड़ा था। इन केस डिसीजन इज रिवर्स्ड, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? नाउ इट इज डिसाइडेड अगेंस्ट टैक्सपेयर। द कमिश्नर modify all the assessments. Commissioner may modify all the assessments. May modify all the assessments. This modification, पहले इसको छोड़ें. In this case, the general time limits will not apply. General time limits पता है ना 5 साल वाली होती हैं. तो in this case, general time limits will not apply. 122 के 2 और 4 वाली, ये मैंने हाईलाइट किया है. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 12 मार्च 2022 को. मुझे बता दें, कमिश्नर को टाइम तो लगेगा ना पिछले सारे साल बदलते हुए, तो कमिश्नर मॉडिफिकेशन ऑर्डर कब तक इशू कर दे? बताएं जी, तारीख बताएं. कमिश्नर मॉडिफिकेशन ऑर्डर कब तक इशू कर दे? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं गिनना, यहां शुक्र है आसान है, विद इन 1 ईयर ऑफ रिसीट. तो मॉडिफिकेशन ऑर्डर कमिश्नर कब तक इशू कर दे? 12 मार्च 2023 तक, 1 साल के अंदर अंदर बस. नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब इतना साल हो तो फिर इतनी बारीकी में नहीं जाते, बस एग्जैक्ट लिख देते. ओके, सर ये जो एक मिनट. दिस मॉडिफिकेशन किसने करनी है हजरात? shall be made within receipt of कोर्ट ऑर्डर. कोर्ट ऑर्डर आने के कितने अरसे में मॉडिफिकेशन कर दे? 1 साल के अंदर. दिस मॉडिफिकेशन बाय कमिश्नर, यहां पे डालना है लफ्ज बाय कमिश्नर. दिस मॉडिफिकेशन बाय कमिश्नर इज टू बी मेड विद इन 1 ईयर ऑफ कोर्ट ऑर्डर. जी भाई, अदर ईयर्स पेंडिंग बिफोर ही और नीचे वाले से लिखा है ऑल द असेसमेंट्स, दोनों सेम. वही सेम, हाँ वही जो जीएस पेंडिंग है. चलें इसको आप याद करें. इसमें ना स्टार्टिंग पॉइंट मेरे से ले लें. वेयर अ क्वेश्चन ऑफ लॉ हैज बीन डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट. बोलें, आगे ना पढ़ें, आप बता दें कौन क्या करे. कमिश्नर विल फॉलो दिस डिसीजन फॉर सेम टैक्स पेयर फॉर अदर years pending before him, even if he is going in an appeal. अच्छा, point 2.
अब मैं पहले आपको हिंट दूंगा, अगर डिसीजन बाद में रिवर्स हो जाए, इन केस द डिसीजन इज द कमिश्नर में, अब आप आगे बता दें, कमिश्नर में अमेंड द असेसमेंट ना, कमिश्नर में रिवाइज द ऑर्डर ना, कमिश्नर में अमेंड द असेसमेंट्स ऑफ ऑल प्रीवियस years within modify within 1 year हाँ of receipt of appellate order। अब ऐसी सूरत में टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता कि 5 साल वाली लिमिट पूरी हो गई है। चलें वो निकालें, आज नोट्स बांटे हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं आज अटैच कर दूंगा ये नोट्स शाम को ही अब अटैच किए जाएंगे 7-8 बजे जब मैं घर पहुंचूंगा। तो कोशिश करता हूं पहले अटैच हो जाएं। किधर आ रहे हैं, इधर नोट्स किधर आ रहे हैं? सप्लीमेंट के ना 3-4 सफ़े मैंने आपको देने हैं, उसमें से पहले 2 सफ़े आज दे दिए हैं। ये जी एक न्यूमेरिकल है और कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल नया है, किताब में ऑब्वियसली नहीं है। अगर किताब में आपने इसको डालना हो सफ़े को तो पेज 104A पे जाके डाल सकते हैं, यानी 104 के नीचे अटैच कर दें आप स्टेपल, वो आपकी मर्जी है। अच्छा जी, सैलरी के में आई कैप ने एक छोटा सा नया कॉन्सेप्ट डाला है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये फ्लाइंग अलाउंस किसको मिलता है? फ्लाइंग अलाउंस बता दें। फ्लाइट इंजीनियर्स को, नेविगेटर्स को जो पाकिस्तान आर्मी में हों या पाकिस्तान एयरलाइंस में हों या सिविल एविएशन अथॉरिटी में हों, ये नाम कोई 1-2 याद रह गए तो कर लीजिएगा, बाकी नाम तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, सब मेरीन अलाउंस तो फिर नेवी वालों को मिलता होगा। सब मेरीन अलाउंस ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी। ओके, मिस्टर इज वर्किंग एज अ फ्लाइट इंजीनियर इन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, सैलरी का चैप्टर है। मिस्टर उमर इज वर्किंग एज अ फ्लाइट इंजीनियर, नोट्स आपको बांट दिए ना ऑनलाइन वाले, तो अब घर में इधर से देखना पड़ेगा। मिस्टर उमर इज वर्किंग एज अ फ्लाइट इंजीनियर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, ही हैज शेयर्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर टैक्स ईयर 2021। ये पर मंथ नहीं है, टोटल बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी 7 लाख, हाउस एंड अलाउंस नहीं देखना, सफे की तरफ नहीं देखना किसी वजह से। फ्लाइंग अलाउंस 8,60,000। बेसिक सैलरी 7 लाख, सोल्यूशन कर रहा हूं अब मैं। हाउस एंड अलाउंस 3,80,000, फ्लाइंग अलाउंस 8,60,000। यार ये क्या लिखा हुआ है? फ्लाइंग अलाउंस और सबमेरीन अलाउंस, फ्लाइंग अलाउंस और सबमेरीन अलाउंस शेल बी टैक्स्ड एट 2.5% एज अ सेपरेट ब्लॉक। इस पे 2.5% रेट लगना है, और कौन सा? सेपरेट ब्लॉक वाला 2.5% रेट लगना है। फ्लाइंग अलाउंस पे सेपरेट ब्लॉक वाला 2.5% रेट लगना है। तो क्या मैं 860 को माइनस कर दूं? जी हां बिल्कुल, स्क्रीन पे देखते रहे। मैं 860 को माइनस इसलिए करूंगा कि आपको पता है नॉर्मल इनकम ऐड होती हैं और सेपरेट ब्लॉक इनकम ऐड होके फिर अलग से लेस होती है। क्या मैं 860 को लेस कर दूं? क्योंकि इस पे कौन सा रेट लगना है? कंट्रोल Z। अच्छा, धमाका। अप टू बेसिक सैलरी शैल बी टैक्स्ड एट 2.5%। बड़ी आसान सी बात है, बहुत आसान बात है, थोड़ा सा जरा फोकस करें। अप टू बेसिक सैलरी शैल बी टैक्स्ड एट 2.5%।
कह रहे सारा सेपरेट ब्लॉक नहीं है, बेसिक सैलरी का 2.5% नहीं, बेसिक सैलरी का 2.5% नहीं कह रहा, कह रहे कि जितना तुम्हें फ्लाइंग अलाउंस मिला वो बताओ कितना है। हमने कहा 8,60,000। कहते बेसिक सैलरी की हद तक जितना तुम्हें मिला ना वो तुम्हारा क्या है, सेपरेट ब्लॉक। बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी की हद तक कितना मिला? 7 लाख। ऊपर का नॉर्मल है, ऊपर का नॉर्मल है। बेसिक सैलरी की हद तक, ये एक पेन है, मैं कहूं इसकी हद तक आप, तो इसकी हद तक, ऊपर की बात नहीं हो रही, इसकी बेसिक सैलरी की हद तक क्या है, सेपरेट ब्लॉक। और ऊपर का मुझे बताएं मैं सेपरेट में कितना डालूं। ये मैंने आपके सामने फिगर छुपा दी है, मैं फ्लाइंग अलाउंस सेपरेट में कितना डालूं? 7 लाख। वेल डन। 7 लाख को मैं सेपरेट में डाल देता हूं। कैलकुलेटर पकड़ें, स्क्रीन की तरफ देखते रहें। 1940,000 माइनस 7 लाख, जरा देखें क्या जवाब आ रहा है। 1240,000। अब जाएं पेज 31 पे, अब जाएं पेज 31 पे और 1240,000 पे जरा टैक्स कैलकुलेट करें। करें यार, तो कर लें। पेज 31 पे जाएं, शौक से बैठें। पेज 131 पे जाएं और 1240,000 पे टैक्स कैलकुलेट करें। $30,000 जमा 10% ऑफ 40,000 कितना आ गया? 34,000। सही है, 34,000 सही है। अगला काम बताएं क्या करना है। अगला काम 7 लाख को इधर बुलाना है और इस पे कितने % रेट लगाना है? 2.5% रेट लगाना। दैट्स ओवर। तो फ्लाइंग अलाउंस सेपरेट ब्लॉक है, हाँ किसी हद तक तो है, बस इसी तरह हम कह सकते हैं फ्लाइंग अलाउंस सेपरेट ब्लॉक है, हाँ किसी हद तक तो है। जितना सैलरी कमा रहे हैं उतना तो सेपरेट ब्लॉक है। अगर ऊपर का कमा रहे हैं वो नॉर्मल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो जब आप 7 लाख 860 लिख के इधर 7 लाख माइनस करेंगे तो 160 इसमें खुद ही आ जाएगा, वो नॉर्मल रिजीम में चला जाएगा। ओके, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है और आखिरी कॉन्सेप्ट है सैलरी का। एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय पायलट्स ऑफ पाकिस्तान एयरलाइंस। ये हुकूमत के एम्प्लॉइज नहीं है, एयर ब्लू में काम कर रहे हैं या किसी और शाहीन एयरलाइन में, ये हुकूमत के एम्प्लॉइज नहीं है, ठीक है जी। तो एनी अलाउंस, एनी फ्लाइंग नहीं, सारे अलाउंसेस, एनी अलाउंस रिसीव्ड बाय बोले पायलट्स ऑफ पाकिस्तान एयरलाइंस। टोटल अलाउंसेस रिसीव्ड बाय पायलट्स ऑफ पाकिस्तानी एयरलाइंस। कौन से अलाउंसेस? टोटल अलाउंसेस का क्या मतलब है हजरात? सारे अलाउंसेस। टोटल अलाउंसेस रिसीव्ड बाय पायलट्स ऑफ पाकिस्तान एयरलाइंस exceeding basic salary shall be taxed at 7.5% as separate block. उल्टी बात, अप टू नहीं, अप टू नहीं। पहले क्या लिखा हुआ था? अप टू 7 लाख तक। अब क्या लिखा हुआ है? एक्सीडिंग। एक्सीडिंग बेसिक सैलरी क्या होगा? सेपरेट ब्लॉक। तो जो ऊपर का टॉपिंग है, ऊपर का जो 1,60,000 था जैसे पहले, वो सेपरेट होगा, अब 7 नहीं सेपरेट होगा। तो हिम्मत करें, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं और मेन फिगर मैंने छुपा दी है, तो हौसले से सवाल पढ़ना है। Qasim is working as a pilot in PIA. He has shared the following details. Basic salary 7 lakh.
हाउस रेंट अलाउंस 380, 860 डियरनेस अलाउंस। कोई फ्लाइंग अलाउंस भी दिया होता वो इधर ऐड ही कर देते, उसका वो पिछले वाले फ्लाइंग अलाउंस से ताल्लुक ना होता। टोटल अलाउंसेस 7 लाख, ये आ गया सोल्यूशन में। टोटल अलाउंसेस का ना सब टोटल करना पड़ेगा मजबूरन, मजबूरन टोटल अलाउंसेस का क्या मारना पड़ेगा, सब टोटल। टोटल अलाउंसेस एक्सीडिंग सैलरी, कैलकुलेटर पकड़ के टोटल अलाउंस, व्हाट आर द टोटल अलाउंसेस एक्सीडिंग सैलरी 540, excellent, 540 shall be taxed at 7.5%। तो बता दें टोटल अलाउंसेस कितने हैं, 1 to टोटल अलाउंसेस एक्सीडिंग बेसिक सैलरी कितने हैं, 540। 540 को माइनस करेंगे और 540 पे क्या लगा देंगे, सेपरेट रेट लगा देंगे। तो बाकी 14 लाख उसी तरह आ गया। ये 540 पे ना एरो ऐसे खींच दें, इसको सेपरेट रेट लगा देंगे। और इधर यार लिख लें प्लीज पेज 30, मुझे याद कराना नोट्स अपलोड करते हुए, कौन याद करा देगा नोट्स अपलोड, आप बता देना। पेज 30 में नोट्स अपलोड करते लिख दूं, 30 नहीं 31 यार, 31 सैलरी वाला, ये पेज 31 वाले रेट है। ओके अगली बात आसान सी है, अगले सफे पे आए, पेज 2। अच्छा डिविडेंड इनकम कमाते हैं लोग, डिविडेंड इनकम, लेकिन आज हम पढ़ने लगे हैं इंडिविजुअल्स और एओपीज अर्निंग प्रॉफिट ऑन डेट। यानी प्रॉफिट ऑन डेट कौन सी इनकम, इंटरेस्ट इनकम। तो इंडिविजुअल्स और एओपीज कौन सी इनकम कमा सकते हैं, इंटरेस्ट इनकम। आज एक धमाका बात सुन लें जो है कि अपने आपके सिलेबस में डाली है, बात बड़ी आसान सी थी, पता नहीं क्यों सिलेबस में डाल दिया आपके। तो जिस तरह डिविडेंड इनकम फाइनल टैक्स है ना, उसी तरह इंटरेस्ट इनकम भी फाइनल टैक्स है। तो इंटरेस्ट इनकम होती क्या है वो आपको पता है, डिविडेंड इनकम ये होती है आप किसी कंपनी के और वहां से डिविडेंड मिलता है। इंटरेस्ट इनकम ये होती है कि या तो आप हुकूमत के पास कोई पैसे रखवा दें, डिफेंस सेविंग वगैरह, या फिर आप बैंक में पैसे रखवा दें, बैंक में पैसे रखवा दें या हुकूमत के पास पैसे रखवा दें, तो उनसे आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट इनकम आपकी फाइनल टैक्स है। डिविडेंड के लिए फाइनल टैक्स का रेट है 15%, इसके लिए फाइनल टैक्स का डब्बा है पूरा, इसके लिए फाइनल टैक्स का डब्बा है पूरा। ये डब्बा लकीली हमारी किताब में भी दिया हुआ था सप्लीमेंट आने से पहले। पेज 272 खोल लें, पेज 272 पे एहतियात के दर्जे में डब्बा दिया हुआ है। ये बल्कि पिछले सेशन वालों को इसका न्यूमेरिकल भी करवाया था, आपको भी करवाना था, लेकिन वो सप्लीमेंट में ही उसने डाल दिया। पेज 272 के एंड पे देख लें, ये डब्बा हमारी किताब में दिया हुआ है। अगर ये सफा जी भाई नहीं नहीं उन डिटेल्स में ना जाओ, वो उन डिटेल्स में ना जाएं, सिलेबस के अंदर रहें। अच्छा तो ये डब्बा देखें जी इंटरेस्ट इनकम के लिए, वेयर इंटरेस्ट इज डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन, 50 लाख। जहां 50 लाख से कम है इंटरेस्ट तो कितने % रेट है, और अगर 50 लाख से ज्यादा है, किताब में भी यही डब्बा बना हुआ है, और 2 करोड़ 50 लाख से कम है तो 7.5, और 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है और 3 करोड़ 60 लाख से कम है तो 20%। एक और लाइन यहां होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन 36। वो क्यों नहीं है मैं बताता हूं, वो क्यों नहीं है मैं बताता हूं, क्योंकि ये डब्बा इनकम्प्लीट है, इस डब्बे को इनकम्प्लीट कहेंगे, क्योंकि इट कैन बी ग्रेटर देन 36। तो ये लाइन यहां मिसिंग है। तो इंग्लिश पढ़ लें, ये याद नहीं करनी आपने, ये बस नजर मार लें। फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपीज इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल एज अ इफ रिसीव्ड फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पर्संस। ये जरा सुन देखें कौन है,
गवर्नमेंट वगैरह, बैंक वगैरह, ये प्रेस्क्राइब्ड पर्संस है। तो इन लोगों से अगर आप इंटरेस्ट लें तो आपके लिए इंटरेस्ट क्या बन जाएगा? फाइनल टैक्स। ग्रॉस अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम इज चार्जेबल है। आपको पता है जहां भी फाइनल टैक्स होता है ग्रॉस अमाउंट पे रेट लगता है, तो ग्रॉस अमाउंट के रेट ये हैं। चार्जेबल का क्या मतलब है? इन रेट्स पे टैक्स लगेगा। ये डब्बा तो ऑब्वियसली पेपर में दिया होगा। आखिरी बात, अगर कोई बंदा 36 मिलियन से भी ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहा है, सबसे बड़ी वाली जहन्नुम, तो फिर उसके लिए क्या है कि फिर वो फाइनल रिजीम से बाहर निकल आए। फिर अगर किसी बंदे ने 38, 29, 40 मिलियन इंटरेस्ट कमाया है तो इट इज टैक्सेबल एज अ नॉर्मल टैक्स। इफ इंटरेस्ट एक्सीड 36 मिलियन तो इट विल बी टैक्स्ड अंडर, और नॉर्मल रिजीम के रेट देखें मेरे ख्याल से 35% तक पहुंचे हुए हैं। वो पेज 30-31 में आपको शायद अंदाजा हो, नॉर्मल रिजीम के रेट तो 35% तक पहुंचे हुए हैं। तो नॉर्मल रिजीम के रेट तो जान ले ली इस बंदे की। तो अगर ये नॉर्मल रिजीम में डलवाना चाहता है तो फिर 36 मिलियन से ज्यादा वालों को सिर्फ इजाजत है कि वो किस रिजीम में गिर जाएंगे? नॉर्मल रिजीम में, वरना सारे किस रिजीम में गिरेंगे? फाइनल रिजीम में। लेकिन एक बात और सुन लें कि प्रेस्क्राइब्ड बंदा अगर आपको इंटरेस्ट ना देना तो भी ये नॉर्मल रिजीम है। क्या मतलब? महल्ले के चौधरी साहब थे, गांव के चौधरी साहब ने, नहीं, कंपनीज की अलग बात है, मैं नीचे करूंगा। गांव के चौधरी साहब थे, उन्होंने 2-3 किसानों को उधार दे दिया, सूदी कर्जा। गांव में भी अक्सर ये लफ्ज बोला जाता है, सूदी कर्जा दे दिया। अब ना वो बैंक है महल्ले के चौधरी साहब, ना वो गवर्नमेंट है, तो अब किसान उनको इंटरेस्ट पे कर रहा होगा और वो चौधरी साहब या जो जागीरदार साहब हैं उधर के, वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे होंगे। लेकिन वो किसी बैंक से रिसीव कर रहे हैं, उन्होंने पैसा किसी बैंक में रखवाया हुआ है, हुकूमत से रिसीव कर रहे हैं। तो क्या वो चौधरी साहब कह सकते हैं कि इंटरेस्ट इज रिसीव फ्रॉम नॉन प्रेस्क्राइब्ड पर्सन? ऑनलाइन वाले घर में लिख लें, यहां उर्दू में, और आप भी यहां लिख लें कि यहां पे ये इंटरेस्ट बैंक ने या गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बल्कि किसी बंदे ने किसी बंदे को दे दिया इंटरेस्ट। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। ये इंटरेस्ट बैंक या गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बल्कि किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल ने किसी और इंडिविजुअल को इंटरेस्ट दे दिया। तो ये तो नॉन प्रेस्क्राइब्ड है ना। तो फिर ये कौन से रिजीम में गिरेगा? नॉर्मल रिजीम। अच्छा, एक यार कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट कहानी का ट्विस्ट ये है कि डिविडेंड का चार्जिंग रेट और विद होल्डिंग रेट सेम है, लगता भी टैक्स 15 पे है, कटता भी 15 पे है। चार्जिंग रेट और विद होल्डिंग रेट सेम है। चार्जिंग रेट क्या मतलब? हुकूमत को जो जमा कराना है आपने टैक्स, और विद होल्डिंग रेट जो अगले बंदे ने काट लिया है। तो डिविडेंड का चार्जिंग रेट भी 15% है, विद होल्डिंग भी 15% है। क्या मतलब? यानी कि 100 रुपए पे कंपनी 15 रुपए टैक्स काटेगी और आप कहेंगे शुक्र है यार चार्जिंग भी उतने पे है, अब आपको हुकूमत को जमा नहीं कराना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट में जरा गड़बड़ है, इंटरेस्ट में विद होल्डिंग रेट थोड़े लॉ मेकर ने कम कर दिए हैं। विद होल्डिंग रेट ऊपर हमने चार्जेबल रेट पढ़े हैं, अब मैं कौन से रेट बताने लगा हूं? विद होल्डिंग। क्या ऐसा हो सकता है टैक्स कम परसेंटेज पे कटे लेकिन इन द एंड फिर आपको बाकी खुद जमा करवाना पड़ेगा? तो ये जो ऊपर वाले रेट हैं ये तो
है आपका टैक्स बनता कितना है, और जो नीचे वाले रेट पढ़ाने लगा हूं ये क्या है, टैक्स कटता कितना है। अब एक बंदा कहता है मुझे बैंक से 100 रुपया इंटरेस्ट मिला है, 100 रुपया इंटरेस्ट मिला है। फर्ज करें बैंक ने 10% टैक्स काटा है, उसका कट कितना गया टैक्स, 10%। लेकिन 5 मिलियन से कम की कैटेगरी है, बनता कितना है, 5%। उसे खुद हुकूमत के खजाने में जाके जमा कराना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक मिसमैच सा है, चार्जेबल और रेट पे होता है और डिडक्शन और रेट पे होती है। कर लेना चाहिए, नहीं होता। इस दफा शायद लॉ उन्होंने बदल दिया, मैं देख रहा था अभी जो अगले बच्चों को पढ़ाने ये डब्बा ही उन्होंने उड़ा दिया है और ये रेट तकरीबन सेम कर दिए हैं। तो लॉ बदलता रहता है। द विद होल्डिंग एजेंट्स कौन, शेल डिडक्ट टैक्स एट 15% और 13% इन डिफरेंट केसेस। वो केसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। कभी 15% टैक्स काट लिया करेंगे, कभी कभी 10, लेकिन 20% टैक्स नहीं काट सकते, 17.5 बैंक टैक्स नहीं काट सकते। ठीक है, और इन द एंड फिर होगा क्या, ऑब्वियसली आखिरी बात बता दें, द रिमेनिंग टैक्स बनता था आपका 20, कटा आपका 10, द रिमेनिंग टैक्स विल बी पेड विद द, कैसे, चार्जेबल माइनस विद हेल्ड। अब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, ये इंशाल्लाह पेज 272 का न्यूमेरिकल हम करेंगे। इसमें चार्जिंग किसी और रेट पे होगी, डिडक्शन किसी और रेट पे होगी, सारा न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल हम किसी दिन क्लास में करेंगे। ओके, और आखिरी बात बता दें आसान सी, कंपनीज अर्निंग प्रॉफिट ऑन डेट। ये न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं ना, ये तो सादा सा बस थ्योरी का कॉन्सेप्ट याद रख लें। फॉर कंपनीज प्रॉफिट ऑन डेट फॉल्स अंडर, कंपनी से तो पूछना ही नहीं ना, ये डब्बा डुब्बा कोई चक्कर नहीं। सारी कंपनीज के लिए टैक्स कहां गिरेगा, अदर सोर्स में। सारी कंपनीज के लिए कहां गिरेगा, अदर सोर्स। और यार ये जो नॉर्मल वाले थे, ये भी अभी मैं ऐड कर दूंगा नोट्स में, ये जो नॉर्मल वाले थे इनके लिए भी तो अदर सोर्स में गिरना था ना। कुछ इंडिविजुअल्स भी है ना नॉर्मल वाले, तो इनके लिए भी अदर सोर्स में गिरेगा। ओके, तो अब ये रिटेन रख लें सिर्फ चीजें, कोई रटा रुटा नहीं घर जाके मारना। इनको न्यूमेरिकल में जब करने आएंगे तो याद रखिएगा, डिविडेंड की तरह एक नई चीज पैदा हो गई है, इंटरेस्ट। 2-3 मिनट है, पास पेपर मुझे कर दें चैप्टर 15 का कोई। अच्छा, वो याद रहेगा, फ्लाइंग अलाउंस में इस तक सेपरेट था और उसमें टोटल अलाउंसेस इससे ऊपर वाले सेपरेट थे। आखिरी सवाल कर दें चैप्टर 15 का, आखिरी सवाल। On 2 जुलाई 19, रुबीना बाजी रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 122। शो कॉज नोटिस तो कमिश्नर भेजता ही 122 में ना, और आपको पता है शो कॉज नोटिस के बाद अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट होती है। शो कॉज नोटिस इज जस्ट कॉल्ड एज बार्किंग, इसके बाद बाइट होगी। ऑन 2 जुलाई रुबीना रिसीव्ड अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 122 from Commissioner Inland Revenue, show cause notice for amendment of assessment, क्योंकि इसके बाद क्या होती है, याद आ रहा है सेक्शन 122, अमेंडमेंट असेसमेंट होती है फॉर टैक्स ईयर 2018। हाँ ठीक है, 2018 के साल के लिए 2 जुलाई 2019 को नोटिस आ गया इसके पास। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द टैक्स मैटर्स, टैक्स उसको आता कोई नहीं था, रुबीना उसका नाम था, शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट।
ऑन यकम अगस्त 2019 शी रिसीव्ड अ डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस तो स्टेपल होके आते हैं असेसमेंट ऑर्डर के साथ, सोचें। शी रिसीव्ड अ डिमांड नोटिस, असेसमेंट ऑर्डर के साथ 20 से 32 के साथ स्टेपल होके आता है। शी रिसीव्ड अ डिमांड नोटिस अंडर विच शी वाज रिक्वायर्ड टू पे 6 लाख। अब जान निकलेगी उसकी। शी वाज रिक्वायर्ड टू पे 6 लाख विद इन 30 डेज। ये पता नहीं क्यों उसने लिखा है विद इन 30 डेज। टैक्स कितने दिनों में पे करना है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पता नहीं क्यों उसने लिख दिया। 6,10,000 उसने 30 दिनों में पे करना है। क्यों? ऑन अकाउंट ऑफ अनडिक्लेयर्ड इनकम। कोई इनकम उसने हुकूमत को बताई नहीं हुई थी। एंड एन असेसमेंट ऑर्डर फॉर 2018 अंडर सेक्शन 120। जाहिरी बात है, आपको मैंने कितनी दफा बताया है, डिमांड नोटिस और असेसमेंट ऑर्डर स्टेपल होके इकट्ठे आते हैं। अंडरलाइन कर लें, डिमांड नोटिस और असेसमेंट ऑर्डर स्टेपल होके इकट्ठे आते हैं। याद आ रहा है सफा वो जो स्टेपल का लफ्ज दरमियान में लिखा था? तो डिमांड नोटिस और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इकट्ठे होके आते हैं। ओके, ये यार मैंने ना कुछ डेट्स लिखी हैं, ये चेक कर लें जरा। ये मैंने सही लिखी हैं? ये डायग्राम अभी नोट करने की जरूरत नहीं, अगली क्लास में रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह इसे। साल कौन सा है हमारा? 18। हमने रिटर्न कब जमा कराई होगी? 30/9। ऑन 2 जुलाई 19। आखिरी क्लासें, कोई ऐसी बात ना कर दीजिएगा, मैंने रोने लग जाना है। ऑन 2 जुलाई 19, ये 30/19 है। ऑन 2 जुलाई 19, ऑन 2 जुलाई 19 क्या आया? शो कॉज नोटिस। और ऑन 1 अगस्त अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर और डिमांड नोटिस आ गया। ये सारा पहाड़ है, बिल्कुल इररिलेवेंट बात थी। सवाल आप पढ़ेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे पागल बना रहा है। सवालों का ताल्लुक इन 2 पैरा से है ही नहीं। सवाल आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे ओहो। अच्छा, रुबीना इज डिससेटिस्फाइड, पता है आपको, बेचारी परेशान हो गया विद द ऑर्डर इशूड बाय CIR। ये वाला ऑर्डर ऐसे एरर, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर से परेशान है एंड वांट्स टू फाइल एन अपील टू कमिश्नर अपील। कहती है मैं चली जाऊंगी कमिश्नर अपील के पास। थोड़ा बहुत टैक्स तुझे आता है, ड्रामे कर रही थी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा, एंड वांट्स टू फाइल अपील टू कमिश्नर अपील्स बिकॉज पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट विल कॉज। कहते ये पैसे दो पीछे पड़ा हुआ है, ये मेरे लिए अनड्यू हार्डशिप है। सवाल देखें, मुझे बहुत एक फीलिंग आ रही है कि अगर ऊपर वाला सिनेरियो हमें ना भी पढ़ाता ना तो सवालों के जवाब आ जाने थे। स्टेट द टाइम विद इन विच अपील मे बी फाइल्ड बाय रुबीना टू कमिश्नर अपील। कमिश्नर 30, 60, 90 वाला रिदम याद है? तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस की डेट ढूंढे। 1 अगस्त 19। तो इसके बाद 30 डेज गिनने की जरूरत नहीं, यकम को इग्नोर करना है। 31 अगस्त, यकम को इग्नोर करना है। एक दिन आपको पता ना हम छोड़ के गिनते होते हैं, तो बता दें जी कितने? 31। लेकिन लॉ की प्रोविजन भी लिखाइएगा ना छोटी सी, स्टेट द टाइम पीरियड में लॉ की प्रोविजन भी। 31 अगस्त तक वो कमिश्नर अपील के पास जा सकती है। दूसरा सवाल पढ़ें। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स दैट कमिश्नर मे मेक फॉर डिस्पोजिंग अपील। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स कमिश्नर मे मेक फॉर डिस्पोजिंग अपील। Discuss different types of orders Commissioner may make in disposing appeal. Commissioner may make order, I cap as it is English उठाता है। In disposing appeal, Commissioner may make order to confirm, modify or cancel. As it is English उठाइए उसने।
लेकिन ये भी लिखाइएगा, कमिश्नर कैन ओनली इंक्रीज एन असेसमेंट, बढ़ा भी सकते हैं, ये लाइन भी लिखाइएगा। ओके, क्लियर। अगला सवाल तो बच्चों वाला उसने पूछ लिया, बताएं जी। एक्सप्लेन व्हाट एक्शन अ कमिश्नर अपील में टेक। कमिश्नर अपील क्या करे? फॉर इंश्योरिंग दैट नो अनड्यू हार्डशिप विल कॉज टू रुबीना बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। वो बेचारी मसाइल में ना फंसे, नहीं पैसे उससे जमा कराए जा रहे, कमिश्नर अपील क्या स्टेप ले? 30 डेज के लिए उसको स्टे दे दे और फिर और 30 डेज के लिए भी दे सकता है। ओके, तो मेरे ख्याल से अगर ऊपर वाली कोई चीजें शायद कम भी समझ आती ना, तो नीचे वाली अल्लाह का शुक्र है बड़ी कंप्रीहेंसिव है। अच्छा सवाल है। पॉइंट 4 आसान है। डिस्कस द ऑप्शंस अवेलेबल टू रुबीना। रुबीना के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर डिफेंडिंग हर? वो अपने आप को डिफेंड करना चाह रही है। इफ कमिश्नर अपील इश्यूज एन ऑर्डर, कमिश्नर अपील का फैसला आ चुका है, कंफर्मिंग द असेसमेंट ऑर्डर, कंफर्म, मॉडिफाई और एनल। कंफर्म, कंफर्म है 32, टैक्स पेयर हैप्पी हैप्पी नहीं, रोएगी कि फैसला आ गया है, कंफर्म कर दिया उसने कि कमिश्नर सही कह रहा है। किसने कंफर्म कर दिया है? कमिश्नर अपील ने। कौन सही कह रहा है? अब क्या करे रुबीना? किस दीवार में जाके टक्कर मारे? एपलेट ट्रिब्यूनल की दीवार में टक्कर मारे जाके, ठीक है, एपलेट ट्रिब्यूनल की दीवार में जाके टक्कर मारे। और जाहिर बात है 2 नंबर है, बता दीजिएगा 60 दिनों के अंदर अंदर इसने जाना है वहां, ये बात उसको बता दीजिएगा। लेकिन डिस्कस ऑप्शन अवेलेबल, ऑप्शन ये है कि वो एपलेट ट्रिब्यूनल चली जाए। हाँ, दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह 9 साढ़े 9 बजे तक रात को अपलोड हो जाएगा।